जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर जो आपके पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स उसको स्टार्ट करने लगे हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स को हम पढ़ेंगे। इसमें 2-3 लेक्चर्स में इसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश, डिटेल के साथ इसको मैं बात करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जितने लेक्चर्स हैं मैंने उनका चैप्टर्स को ओवरव्यू दिया था। अब मैं टॉपिक्स के साथ चलना शुरू कर रहा हूँ कि हर टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज हम बात करने लगे हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के मुतालिक। अब एटॉमिक और एटॉमिक न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है क्या? असल में ये जो ब्रांच है इसमें हम आप एटम के बारे में पढ़ते हैं। हम एटम के मुतालिक पढ़ने की कोशिश करते हैं और उससे एटम से मज़ीद अगर जब डिस्कस करें तो हमारे पास जो एटम के मुतालिक हम पढ़ते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है? एटॉमिक फ़िज़िक्स कहलाती है। और जबकि अगर आप उसके न्यूक्लियस के मुतालिक और उसकी प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक पढ़ें तो आपके पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स कहलाती है। और इन दोनों को मिला के हम इसका स्टडी करें तो हमारे पास एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स बनती है। अब एटम क्या है? असल में कहानी शुरू हुई एटम क्या है, ये बात जो आपके पास बहुत अरसा 18वीं सेंचुरी में साइंसदानों को इस क्वेश्चन ने परेशान किए रखा कि एटम क्या है, ये किससे बना हुआ है, किस चीज़ से बनता है। तो साइंसदान इसके पीछे काफ़ी रिसर्च करते रहे, कोशिश करते रहे। तो जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने ये आपके पास एक चीज़ का नाम दिया कि वो इसको मज़ीद, इसमें से उन्होंने देखा कि इसमें से मज़ीद कुछ नहीं हमें मालूम हो रहा। ग्रीक फ़िलासफ़र जो थे उन्होंने ये जाना कि हम एटम के अंदर मज़ीद नहीं जा पा रहे, कि एटम क्या है इसके अंदर उनको नहीं मालूम। वो उनकी जो रिसर्च थी, उनकी जो स्टडी थी वो वहाँ तक आके महदूद हो गई। तो उन्होंने उस चीज़ को हम एटम का नाम दे दिया। एटम का क्या एटम जो वर्ड है ये एटोमॉस से निकला है। ये किस वर्ड से निकला है? ओटोमॉस, OTOMOS, OTOMOS। इसका मानी क्या है? मीन्स, विच मीन्स, जिसका मानी है इनडिविजिबल, कि इसका मानी है इनडिविजिबल। तो ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने जो एटम की तारीफ़ की, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ इनडिविजिबल, जो ऐसा पार्टिकल जो क्या है कि इनडिविजिबल है और उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसकी तारीफ़ क्या की जा सकती है? द स्मॉलेस्ट particle of an element, the smallest particle of an element which is indivisible is called atom। इसको हमने क्या कहा कि ये आपके पास एटम है। इसकी बुनियाद पे मज़ीद आगे तमाम एलिमेंट्स को बनाया गया। अब हमारे पास जो था कि रिसर्च होती रही, तो 19 जो आपके पास सेंचुरी में 1911 में आपके पास रदरफोर्ड ने इस बात को देखा कि 1911 में एटम के मुतालिक रदरफोर्ड तहकीक कर रहा था। 1911 में रदरफोर्ड उसने ये बात देखी। उसने क्या किया कि उसने एक फाइल ली, गोल्ड फाइल ली, उसने उसके ऊपर रेडिएशन को ट्रांसमिट किया। तो उसने देखा कि मेरी बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है इसमें से पास आउट हो रही हैं। तो उनके ब्याह पे उसने इस एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पे उसने ये कहा कि जो एटम है वो मज़ीद पार्टिकल से मिल के बना हुआ है। उसने कहा कि आपके पास कोई भी एटम जो है उसके एक मरकज़ में आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है
और उसके गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये मॉडल उसने एटम का पेश किया कि सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है और उसके गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं रिवॉल्व करते हैं। ये मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। तो उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो पद मालूम हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो इस वक्त हम एटॉमिक मॉडल स्टडी कर रहे हैं वो रदरफोर्ड मॉडल है, जिसके मुताबिक हम न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करता हुआ पाते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब और इसके गिर्द आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये था जी एटॉमिक मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड। अगर हम अब न्यूक्लियस को पढ़ना चाहें कि अगर हम न्यूक्लियस के मुतालिक अब बात करें कि जो कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो द स्टडी ऑफ अबाउट द न्यूक्लियस and its properties is called nuclear physics. The study about the nucleus and its properties is called nuclear physics. इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब जिस तरीके से हमारे पास क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने न्यूक्लियस भी जो है उनका डिस्टिंग्विश पाया कि न्यूक्लियस जो है वो हर एक का अलग है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि जो आपके पास प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जब जो आपके पास वेरिएशन आती है, उसके तादाद में वेरिएशन आती है, तो एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आपके पास क्या है कि आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीन चीज़ें देखते हैं। हम किसी भी न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीज़ें देखते हैं। एक आपके पास क्या है, सबके पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखते हैं। दूसरे उसके बाद आपके पास है न्यूट्रॉन नंबर, उसके बाद है एटॉमिक मास। ये तीन चीज़ें आपके न्यूक्लियस को बयान करती हैं। कैसे बयान करती हैं? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद, क्या आपके पास एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसको डिस्क्राइब करता है। द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर of proton in a nucleus is called atomic number. It is represented by Z, कि हम इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस चीज़ को Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये आ गया जी एटॉमिक नंबर। उसके बाद है न्यूट्रॉन नंबर। तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। ये एटॉमिक नंबर हो गया आपके पास, ये न्यूट्रॉन नंबर हो गया, और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है कि
टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इन दोनों को मिला के जो तादाद बनती है वो आपके पास एटॉमिक मास बनती है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। इसको ए से जाहिर किया जाता है और ये ए आपके पास किसके बराबर होता है? Z प्लस ए, Z प्लस एन, कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मजमूआ होता है। अब किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपके पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस उसको हम x कोई वर्ड है उसके ऊपर आपके पास क्या आता है? एटॉमिक मास आ जाता है और नीचे एटॉमिक नंबर आ जाता है। अब ये आपके पास क्या है? ऊपर आपके पास क्या आता है? एटॉमिक मास आता है जो, और नीचे आपके पास क्या आता है? एटॉमिक नंबर। अब कोई भी आपके पास न्यूक्लियस है, जैसे कि अगर सपोज आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का आपके पास न्यूक्लियस क्या है? हाइड्रोजन आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन में आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास क्या? हाइड्रोजन में आपके पास क्या? 1 2 1 1 और 1 3, ये आपके पास हाइड्रोजन है कि उसमें आपके पास क्या है कि एक ही क्या प्रोटॉन है और एक ही उसमें न्यूट्रॉन होता है। या कार्बन देख लें तो कार्बन 6 और 12 आपके पास कार्बन का जो न्यूक्लियस है C कार्बन, उसके ऊपर आपके पास क्या करते हो? ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर कार्बन। और कार्बन एक और है जी, कार्बन 14 और 6, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे ये कार्बन, ये चीज़ अभी हम देखने लगे हैं कि ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये क्या चीज़ है कि ये डिफरेंट क्यों है? ये अब एक एलिमेंट है तो ये डिफरेंट क्यों है? तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि जो आप हमारे पास आइसोटोप्स का कंसेप्ट है उसको मज़ीद हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि कोई भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास न्यूक्लियस, ये आपके पास दिया हुआ है, तो उसमें से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये वाली जो चीज़ होती है ये आपके पास ए होता है, जो एटॉमिक नंबर है ए इज़ इक्वल टू आपके पास 12 है, और ये आपके पास जो है वो Z है, ये कितना है? 6। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो? A माइनस Z। तो आपका ये आ जाएगा A कितना है? 12, और इसमें 6 निकाल दो तो आपका ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट क्यों है। इस चीज़ को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास कि अगर एक ही एलिमेंट हो उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे? तो ये हमारे पास आ जाती है जी, इस चीज़ को हम कहते हैं आइसोटोप्स। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आपके पास इसकी तारीफ अगर हम करें कि आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ, जिसमें आपके पास क्या होता है कि सेम नंबर्स ऑफ आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, हैव सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप्स। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। क्या होता है कि जब आप आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी जो आपके पास क्या है
वो एलिमेंट तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। उनकी जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो आपके पास क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, सम हो उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन भी होती हैं, लेकिन कुछ हद तक उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी होती हैं। इसकी मिसाल आप सादा तरीके से इस तरीके से दे सकते हैं कि जो दो भाई होते हैं उनमें आप कुछ रिजेम्बलेंस भी होती है और कुछ डिफरेंस भी होता है। किसी अगर आप आउटसाइडर के साथ उनको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि उन दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी एक थर्ड पार्टी से। तो यही चीज़ आइसोटोप्स में है कि आइसोटोप्स के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों की आपस में तो प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, किसी थर्ड के बजाय थर्ड के साथ कंपेयर करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आप क्या पाएंगे, डिफरेंट पाएंगे। लेकिन उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसमें आपके पास प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सेम नज़र आएंगी। अब आइसोटोप्स क्या है, अगर हम देखें कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपके पास 3 है। हाइड्रोजन के आपके पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखें तो आपके पास क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में आपके पास 3 किस्म के हैं। एक है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम आपके पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। प्रोटियम में आपके पास हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर जो आपके पास जो है वो 1 होता है, जबकि एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है। ट्रिटियम में आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, जबकि एटॉमिक मास जो होता है वो आपके पास 3 होता है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 1 है और इसमें जो एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक जो मास है वो आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी आपके पास क्या है, 1 है। तो आपके पास जो प्रोटियम में है सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। प्रोटियम में आपके पास क्या होगा कि किसी भी न्यूक्लियस में आपके पास इन सारों में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सारों में जो आपके पास क्या होगा, आउटसाइड एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन देखते हैं कि डिफरेंट क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखो तो इसका एटॉमिक, इसका जो Z जो है आपके पास है, Z जो है 1 है और A जो है 1 है, तो आपके पास P कितना बनेगा, तो P आपके पास 0 बनेगा, क्योंकि आपने P इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, A - 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपके पास क्या है, 0 है। और इसका आपके पास क्या है कि ये आपके पास Z जो है वो आपके पास 1 है और P भी आपके पास क्या है, 1 है। और यहाँ पे जो आपके पास Z है वो आपके पास क्या है, Z 1 है और जबकि P इज इक्वल टू आपके पास 2 है, कि उसमें आपके पास 2 न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास 2 है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो आपके पास क्या है वो आपके पास इसमें 2 है। ठीक है, अब क्योंकि ये Z जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये न्यूट्रॉन, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, n है। तो ये चीज़ें देखो तो इसकी बुनियाद पे आपके पास क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वेरी कर जाती हैं। अब ये जो चीज़ है, मज़ीद इस चीज़ को, ये आपके पास था, एटम को पढ़ा गया, एटॉमिक न्यूक्लियस को पढ़ा हमने, एटम के बारे में देखा कि एटम क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब जैसे जैसे ये एटम के बारे में स्टडी होती रही तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बेक्वेरेल नामी साइंटिस्ट था जिसने ये बात देखी कि बेक्वेरेल ने ये चीज़ नोट की कि क्या हो रहा है कि यूरेनियम साल्ट एक है, कि जो आपके पास यूरेनियम साल्ट है उसमें से रेडिएशन इमिट हो रही है। टॉपिक कि आपके पास रेडिएशन उसमें से क्या हो रही हैं, इमिट हो रही हैं। कैसे रेडिएशन, आपने उसने देखा कि बेक्वेरेल नामी उसने एक सोडियम साल्ट लिया, जो यूरेनियम का साल्ट था
उसने देखा कि उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो उसकी फोटोग्राफिक प्लेट थी वो धुंधली हो रही है। तो मीन धुंधली होने का मतलब है कि वो उस पर कोई चीज़ ऐसी है जो उसके साथ स्ट्राइक कर रही है। तो स्ट्राइक करने के नतीजे में उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो इनविजिबल है लेकिन मौजूद है, जिसकी वजह से जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो आपके पास क्या हो रही है, धुंधली हो रही है। अब इस चीज़ को देखते हुए मैरी क्यूरी, दोस्त मैरी क्यूरी और उसका जो हस्बैंड था पेरी, ये इसी चीज़ पे काम कर रहे थे। उन्होंने ये चीज़ उन्होंने दो मज़ीद रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट दरियाफ्त किए कि जो रेडिएशन खारिज करते हैं। उन्होंने पोलोनियम और रेडियम जो है वो दो जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को दरियाफ्त किया। तो इन रेडिएशन जो खारिज होने इस रेडिएशन के अमल को जो है वो हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। कि जब आपके पास एक न्यूक्लियस है कि वो रेडिएशन खारिज करे, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन element is called radioactivity। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जिससे ये खारिज होती हैं एंड द एलिमेंट फ्रॉम विच दीज रेडिएशन emits are called radioactive elements। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास था जी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अगर हो रही है तो आपके पास रेडिएशन खारिज हो रही हैं। उन रेडिएशन की जो आपके पास अक़साम हैं वो आपके पास 3 अक़साम हैं। इन रेडिएशन जो खारिज होती हैं, उन रेडिएशन की जो आपके पास अक़साम हैं वो आपके पास 3 किस्म के हैं। एक अल्फ़ा रेडिएशन, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा। ये 3 किस्म की रेडिएशन जो हैं उसमें से आपके पास खारिज होती हैं। तो इसके बाद हम देखने लगे हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। जो आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान आपके पास क्या है कि रेडिएशन खारिज होती हैं और पेरेंट न्यूक्लियाइड जो है वो डाटर न्यूक्लियाइड में ब्रेक होता है और साथ में कुछ पार्टिकल जो आपके पास क्या है वो टूटने से आपके पास एलिमेंट जो आपके पास डाटर न्यूक्लियाइड है वो आपके पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट द न्यूक्लियर प्रोसेस द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द spontaneous process in which the unstable parent nuclide break into stable nuclide, stable daughter nuclide with the emission of radiation is called nuclear transmutation।
इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की आपके पास 3 किस्में हैं। इसमें 3 किस्म के डिके होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, अल्फा डिके होता है, इसमें आपके पास अल्फा डिके होता है। दूसरा आपके पास है बीटा डिके, इसमें आपके पास बीटा डिके है। और उसके बाद है जी गैमा डिके। ये 3 किस्म के डिकेज होते हैं। कैसे? अल्फा डिके में आपके पास एक हीलियम का पार्टिकल इमिट होता है, उसमें से पेरेंट न्यूक्लियाइड में से आपके पास अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल को दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास हीलियम के पार्टिकल्स को जो इमिट होते हैं उसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जो है आपके पेरेंट न्यूक्लियाइड में से निकलते हैं। कैसे? अगर आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाइड है वो अगर आपके पास क्या हो कि मेरे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियाइड अल्फा डिके में क्या होता है कि X है, उसका आपके पास जो Z और X है, ये आपके पास क्या होता है कि ये जो इसका Z एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास जो है वो 2 कम हो जाता है, क्योंकि हीलियम पार्टिकल निकलता है। हीलियम जो होता है वो उस पर आपके पास 2, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 4। तो क्या होता है कि इसमें ये टूटता है, जो टोटल होता है वो आपके पास क्या होता है, दोनों का जो सम होता है वो इसके पास क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियाइड के बराबर होता है। तो इसमें से जो आपका Z हो जाता है वो 2 माइनस कर जाता है, और जो आपके पास A होता है एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें से 4 निकल जाता है। तो ये और प्लस एनर्जी निकलती, ये आपके पास अल्फा डिके की जनरल मसावात है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें कि किस में ये अल्फा डिके होता है, तो ये आपके पास रेडियम जो है वो अल्फा डिके करता है। रेडियम में क्या होता है कि रेडियम जो आपके पास क्या है उसके आपके पास क्या है 88 और 286, जो आपके पास ये क्या है 226 सॉरी, इसका जो एटॉमिक मास है वो 226 है। कि जब ये अल्फा डिके करता है तो ये रेडॉन में तब्दील होता है, और क्या आपके पास क्या करता है कि ये आपके पास रेडॉन में तब्दील होता है। रेडॉन में तब्दील होने से क्या होता है, इसका जो एटॉमिक मास है 88 है, तो 2 कम करेंगे तो ये 86 रह जाएगा, और ये इसमें से 4 कम होगा तो ये 222 रह जाएगा। प्लस आपके पास हीलियम पार्टिकल निकलता है 2 और 4, प्लस आपके पास एनर्जी इमिट होती है। इसके क्या आपके पास अल्फा डिके में क्या हो रहा है, अल्फा डिके में आपके पास जो अल्फा डिके की तारीफ अगर करें, द प्रोसेस इन विच द पेरेंट न्यूक्लियाइड इमिट एन अल्फा पार्टिकल, एंड उसमें आपके पास क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल वो क्या करता है, इमिट करता है। इट्स मास नंबर डिक्रीज बाय 4 एंड द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, जिसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और मास नंबर जो है वो 4 कम हो जाता है। तो इसको आप क्या कहते हो, अल्फा डिके। बीटा डिके क्या है कि बीटा डिके के दौरान आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। क्या होता है कि बीटा डिके के अगर हम देखें जनरल मसावात कि हमारे पास एक X पार्टिकल है, उसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है, वो बीटा डिके करता है तो क्या होगा कि ये Y में तब्दील हो जाएगा और Z में 1 इजाफा हो जाएगा और एटॉमिक मास वही रहेगा, और साथ में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इमिट होगा और प्लस एनर्जी खारिज होगी। ये आपके पास जो बीटा डिके है, ये आपके पास कार्बन, अगर कार्बन जो है वो आपके पास 6, 14, कार्बन 6 और उसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसमें अगर बीटा डिके हो तो ये कार्बन जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो 1 एटॉमिक नंबर जो बढ़ेगा तो 7 जो होता है वो आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, तो ये नाइट्रोजन में तब्दील हो जाएगा और ये आपके पास क्या रहेगा 14 वैसे ही रहेगा, और साथ में एक बीटा पार्टिकल जो है वो आपके पास क्या होगा, इमिट होगा और साथ में एनर्जी खारिज होगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाता है। उसके बाद आपके पास है जी गैमा डिके। तो गैमा डिके है कि आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट से, ये आपके पास था जी बीटा डिके, और उसके बाद है जी गैमा डिके। गैमा डिके में आपके पास क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। कि ये आपके पास अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियाइड है वो सिंपल आपके पास एक्साइटेड स्टेट में है, ZA एक्साइटेड स्टेट में है सिंपल, वो आपके पास क्या होगा डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, वही रहेगा, और
क्या होगा, साथ में क्या होगा, गैमा रेडिएशन जो आपके पास गैमा पार्टिकल खारिज होंगे। ठीक है, गैमा पार्टिकल खारिज होंगे और साथ में कुछ एनर्जी इमिट होगी। गैमा पार्टिकल के एटॉमिक नंबर ये दोनों क्या हैं, Z और A दोनों 0 होते हैं। ये किस में है कि ये आपके पास कोबाल्ट जो है 2760, कोबाल्ट 2760, इसमें आपके पास क्या है कि ये आपके पास कोबाल्ट 2760 में ये चीज़ पाई जाती है। ये जो चीज़ है ये आपके पास कोबाल्ट 26 आपके पास ये है जी, किस में आती है जी, 2760, कोबाल्ट 27 और 60 में, इसमें गैमा रेडिएशन खारिज होती हैं और ये 2760 रहता है एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड, साथ में गैमा रेडिएशन खारिज करता है और साथ में एनर्जी खारिज होती है। यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि जो आपके पास गैमा रेडिएशन है ये ज़्यादातर अल्फ़ा और बीटा डिके के जब प्रोसेस हो रहा होता है उसी के दौरान ये आपके पास साथ क्या होती हैं, खारिज होती हैं। ये आपके पास था जी रेडिएशंस, जो रेडिएशन इमिट्स होती हैं। अब हमारे पास इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजिंग पावर, कि इन जो ये रेडिएशन हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है और आयोनाइजिंग पावर क्या है। पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर क्या है कि जब रेडिएशन किसी भी एलिमेंट्स में से पास आउट हो तो उसको आयंस में तब्दील कर दे, इस चीज़ को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। और कितनी तादाद में करेगी इस चीज़ को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पावर। और जो है पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि जब किसी भी रेज को किसी एलिमेंट के ऊपर आप उसको ऊपर थ्रो करें, उसके ऊपर से फेंकें तो वो उसके अंदर किस हद तक पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, कि कितना फासला उसमें से तय करती हैं। आपके पास जो आयोनाइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर है। अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि इनका जो आपके पास क्या होता है कि इनका जो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा, और ये हैवी होते हैं। हैवी पार्टिकल होने की वजह से ये जब स्ट्राइक करते हैं तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद बीटा, जो आप बीटा पार्टिकल जो हैं इससे आयोनाइजेशन होती है, और सबसे कम जो आपके पास गैमा रेडिएशन जो है वो कम से कम आयोनाइजेशन करते हैं। तो आयोनाइजेशन में सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल, फिर बीटा, फिर गैमा। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा जो आपके पास क्या है वो गैमा डिके की है, उसके बाद गैमा रेज की है, गैमा रेडिएशन की, और बीटा रेडिएशन और अल्फ़ा रेडिएशन जो है वो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर है। क्यों? इनका साइज़ ज़्यादा है तो किसी भी चीज़ से गुजरने के लिए जब इनका साइज़ बड़ा है तो क्या होगा, इनको रोकना आसान है। तो इसी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनको एक सादा पेज जो है आपका कॉपी का उसके ज़रिए रोका जा सकता है। इसको आपके पास जो है इसको आप रोकने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एल्युमिनियम की फॉइल, और इनको रोकने के लिए हम जो है लेड पेपर, जो लेड को यूज़ कर सकते हैं, लेड यहाँ उसके ज़रिए इसकी मदद से रोक सकते हैं। अगर देखा जाए कि एयर में इनके पेनिट्रेटिंग पावर क्या है तो एयर में जो आपके पास गैमा रेडिएशंस है वो फ्यू 100 मिलीमीटर्स तक आपके पास पेनिट्रेट कर जाते हैं, जबकि जो आपके पास बीटा रेडिएशन है वो चंद मीटर्स तक, और जो आपके पास अल्फ़ा रेड है वो आपके पास बहुत कम जो आपके पास फासले तक पास आउट हो सकती हैं। इस चीज़ को ये हमने यहाँ पे देखा, पेनिट्रेटिंग पावर, आयोनाइजेशन, और हमने पढ़ा कि आपके पास एटॉमिक और एटॉमिक न्यूक्लियस है क्या, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, रेडिएशन कितनी किस्म की हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है, ये चीज़ें आज हमने इस चैप्टर की पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो आपके पास है वो आपके पास मेन टॉपिक्स जिसमें हाफ लाइफ वगैरह है, और आपके पास उसमें फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस हैं, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं वो आपके साथ उस तरीके से लेकर चलूँ।
और किस किस्म की इसमें बेहतरी ला जा सकती है, या मज़ीद किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए कोई भी आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे से किसी भी वक्त आप मेरे से रब्ता करें, मेरे नंबर पे रब्ता करें, व्हाट्सएप में से रब्ता करें। इंशाल्लाह जिस वक्त मैं अवेलेबल हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।